स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनगणना के इतिहास के बारे में, जो यूपी पीसीएस और यूपी पीईटी इसके साथ साथ आरओ के अंतर्गत क्वेश्चंस आते हैं। यहीं से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सीधे सीधे आपको यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से। इस पीडीएफ से आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है क्वेश्चन को बनाने, सॉल्व करने में। तो आप हम लोग बिना अपने समय को गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं जनगणना के इतिहास के बारे में। पहला इसका जो क्राइटेरिया क्या होगा जो हम लोगों को पढ़ने का, तो पहले कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने के बाद फिर इस पर जितने भी आंकड़े जो हमारे आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, फिर उत्तर प्रदेश के स्तर के हों यानी स्टेट लेवल के हों, हम उनको फिर ध्यान से पढ़ते हैं। और जब हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि हमारे जो 10 साल के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। उन क्वेश्चन को फिर हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से लगाएंगे और लगा के अपने आप को देखेंगे कि हाँ हमें ये तैयार हो गया। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको यहीं पे तैयार करवा दें, याद करवा दें। तब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। विश्व में व्यवस्थित रूप में सर्वप्रथम स्वीडन द्वारा 1749 में जनगणना कराई गई थी। ठीक है, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है ये देख लीजिए। दूसरा है 10 की जनसंख्या सर्वप्रथम अमेरिका में 1790 ईस्वी से प्रारंभ हुई है। तीसरा पॉइंट है भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। दूसरा, ये पीसीएस में लगातार इस पर क्वेश्चन आए हैं। आप 10 साल में देखेंगे 10वीं बार आपको मिला होगा। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में प्रथम में 10 की जनगणना प्रारंभ हुई थी। ये भी आपका क्वेश्चन लगातार आया हुआ है। यूपी पीसीएस में आयोग द्वारा बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो ये आपको सीधे सीधे फैक्ट के रूप में याद रख लेना है। साथ में नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है या स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ये हम लोग याद रखेंगे फैक्ट। नेक्स्ट होगा जनगणना को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है, ये हो गया फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ये फैक्ट याद रख लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि किसकी जिम्मेदारी होती है, तो जनगणना केंद्र के अंतर्गत आती है। भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है, ये भी एक फैक्ट है, इसको भी याद रख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन बाकी जो ऊपर की हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना के सिद्धांत क्या है? जनगणना पर सर्वप्रथम व्यवस्थित विचार जो है रॉबर्ट माल्थस ने दिया। रॉबर्ट माल्थस के अनुसार क्या हो गया, इसको 2 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था। पहला प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक वर्ग है। सिद्धांत इनका बन रहा है, 2 सिद्धांत बनाए हैं ये। और प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? माल्थस थे। माल्थस के साथ साथ थॉमस सैंडलरा और थॉमस ब्लू, हार्वर्ड स्पेंसर भी इस सिद्धांत पर विचार दिए थे। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत क्या है? माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में जीविकोपार्जन के साधन में जो वृद्धि होती है वो 1, 2, 3, 4 की दर से जीविकोपार्जन के साधनों में जीविकोपार्जन के साधन में जो होती है वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी 1, 2, 2 से 4, 4 से 8 जनसंख्या की जो वृद्धि होती है गुणोत्तर श्रेणी में चल रही है। ठीक है, और वहीं पर जो साधनों की वृद्धि है वो क्या होता है? साधारण वृद्धि होती है, जैसे 1 से 2, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। यानी हम ये कहते हैं कि ये गुणोत्तर मतलब गुणे में वृद्धि हो रही है जनसंख्या, लेकिन साधन एक निश्चित आंकड़ों में ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या अधिक हो जाएगी और साधन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, संसाधन हमारे जो है, संसाधन जो है अगर ग्राफ पे देखेंगे जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो संसाधन वो हमारे एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है। माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध ना हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुना हो जाएगी। उनके आंकड़े के अनुसार ये कहा गया है कि अगर हम लोग
संसाधनों का अवरोध, अगर कोई अवरोध ना हो, ऐसा कोई घटना ना घटे, ऐसे संसाधन कम ना हो जाएं तो अचानक से, तो हमारे जो जनसंख्या है वो 25 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। और वहीं पर अगर ये क्रम चलता रहा तो 200 वर्षों में जनसंख्या करीब 256 गुना, पर जीवन निर्वाह क्षमता जो होती है वो 9 गुना ही वृद्धि होगी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। माल्थस का कहना है कि यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रण के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोप जैसे दुर्भिक्ष, युद्ध, संक्रामक रोग, व्यापक अकाल मृत्यु इसके कारण हो जाएगी। परिणामता क्या होगा? जनसंख्या खाद्य पदार्थ के अनुपातों में स्वयं संतुलित हो जाएगा। अब क्या होगा? जैसे हमने ग्राफ देखा कि इस ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं जनसंख्या तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है और संसाधन हमारा एक स्टेडी स्टेट में बढ़ रहा है। अब इस बैलेंस को अगर बैलेंस कैसे किया जाएगा? बैलेंस करने का तरीका है, या तो हम अगर इसको अपने नैतिक स्तर से बैलेंस करें इस जनसंख्या वृद्धि को। अगर हम नैतिक स्तर से इसको वृद्धि को हम नहीं रोक पा रहे हैं तो कोई ऐसी घटना घटेगी, प्राकृतिक ऐसी आपदा आएगी जिसकी वजह से ये अचानक से जनसंख्या जो है ड्रॉप कर जाएगा। तो ये जो हमारा संसाधन वृद्धि वाली लाइन है, देखिए आप, ये ड्रॉप करने पे अचानक से यहाँ से मिल जाएगा, फिर से ये धीरे धीरे या तो वृद्धि करेगी या ऐसे एक साथ साथ बराबर चलेगी या डाउन भी हो सकती है। तो कंडीशन क्या होगी? गिरने का सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगा और वो क्या होगा? दुर्भिक्ष मतलब कि अकाल या युद्ध, कोई ऐसी घटना घट जाए, विश्व युद्ध हो जाए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नरसंहार हो जाए। उसके साथ साथ या तो संक्रामक रोग, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में बहुत सारी डेथ हुई है। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये खाद्य पदार्थों के अनुपात में स्वयं संतुलित हो जाएगा अपने आप से। वर्तमान में माल्थस का सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अब माल्थस सिद्धांत को कट कर दे रहे हैं। जनसंख्या संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो बहुत एग्जाम में नहीं आते हैं, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को प्रेशर नहीं डालना है। नेक्स्ट आते हैं जनसंख्या घनत्व तो क्या है, ये जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। एक सिंपल परिचय होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व मतलब स्थान विशेष की कुल जनसंख्या या स्थान विशेष का कुल जो क्षेत्रफल है, स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटे स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल, यानी उस प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या घनत्व निकाला जाएगा। अब वो कैसे निकाला जा रहा है? पूरी जनसंख्या को उस क्षेत्रफल के से भाग देने पर। लिंगानुपात कैसे निकालेंगे? लिंगानुपात निकालने के लिए कुल स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको इसके आधार पे आपको लिखना है तो इस आधार पे याद रखिए, बस केवल याद रखना है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 100। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो लिंग अनुपात कहलाती है। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के की मृत्यु संख्या जो होती है वो, और उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या गुणे 100। यानी जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें जितने मृत हैं, मृत में बटे जो जन्मे बच्चों की संख्या है उसको गुणे करके 100 कर देंगे, हमारा शिशु मृत्यु दर आ जाएगा। तो अभी ये हमको लगता है स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। शिशु लिंगानुपात अगर निकालना होगा तब हम उसके लिए क्या करेंगे? शिशु लिंगानुपात निकालने के लिए हमें पहले तो हमें समझना चाहिए कि शिशु क्या 0 से 6 वर्ष के बच्चों की गणना के बारे में बात करेंगे। आप शिशु लिंगानुपात निकालेंगे तो बालिकाओं की संख्या यानी 6 वर्ष तक की, और बालकों की संख्या बटे बालकों की संख्या 6 वर्ष की और गुणे 1000। अब 10 की वृद्धि संख्या, इसकी बात करते हैं। तो 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को 10 की जनसंख्या वृद्धि दर डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। अब 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बराबर क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या ऋण पूर्व जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या जो है उसमें ऋण पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुणे 100, ये कर देंगे तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर आ जाएगी। साक्षरता अनुपात निकालना होगा तो वो कैसे करते हैं? लिटरेसी रेशियो निकालने के लिए साक्षरता अनुपात के लिए होगा L/7 + P। अब क्या हो रहा है? इंटू 100।
यल मतलब साक्षर व्यक्तियों की संख्या, बट ये P इक्वल टू क्या 7 प्लस I वाली जनसंख्या जो होती है उसको रख देंगे, इस फार्मूले पर रख के निकाल लेंगे। अब कुल प्रजनन दर अगर हमें निकालना होगा तो वो कैसे होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, यह बच्चों की वह संख्या को प्रदर्शित करता है जो औसतन किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भारत में 2010 में प्रजनन दर 2.5 थी और ये आंकड़ा 2016 में कुल प्रजनन दर 2.3 है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है 2016 में। आयु संरचना क्या है, आयु वर्ग एज ग्रुप समानता जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, जहां जन्म दर उच्च है वहां बाल आयु वर्ग की संख्या का अनुपात अधिक होगा। यदि यह दर निम्न है तो वहां बाल आयु वर्ग का अनुपात कम होगा। तो 0 से 14 आप लोग याद रखिएगा बाल आयु। सिर्फ इतने मैटर सिर्फ यहाँ पर इतना ही है कि बाल आयु अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, बाकी मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं क्या करना है। प्रौढ़ आयु वर्ग क्या है, 15 से 64 वर्ष। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी क्या है, हमको सिर्फ यहाँ पे प्रौढ़ आयु वर्ग की बात कर रहे हैं, कौन से कहाँ पे होता है, कितने से कितने वर्ष के एज इसको बनाएंगे प्रौढ़ आयु वर्ग को। अब प्रौढ़ आयु वर्ग के 2 उपवर्ग बन रहे हैं जो 15 से 39 वर्ष के हैं और 40 से 64 वर्ष के हैं। तो 15 से 39 वर्ग को ही हम युवा वर्ग कहते हैं। यह बस याद रखने का है क्या कि युवा वर्ग क्या है, युवा वर्ग किसे कहते हैं, तो वो हम लोगों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या है 60 से 64 वर्ष आयु के वर्ग को प्रौढ़ वर्ग कहते हैं। ये प्रौढ़ वर्ग हो गया। प्रौढ़ आयु वर्ग अत्यधिक संचरणशील होते हैं। ठीक है, प्रौढ़ आयु वर्ग पर ही बाल आयु वर्ग में वृद्ध आयु वर्ग का पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है। ये सारी बातें इसमें जो बनाई गई हैं ये तो लगभग सबके घर में हो रहा है, सब जान रहे हैं। इसमें बहुत दिमाग लगाने की खपाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। सिर्फ क्वेश्चन बनना है क्या पे, सिर्फ इनकी आयु वर्ग की जो कहाँ से कहाँ तक की बन रही है वो हमको याद रखना है। वृद्ध आयु वर्ग क्या है, 65 प्लस वाले हैं। ठीक है, अब इसमें प्रगतिशील, स्थिर और अप्रतिगामी जो है इनको भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में आए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत की जनसंख्या मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक 60 प्लस लोगों की संख्या केरल में है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं कि 60 प्लस वाले कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, तो वो केरल में होंगे। और न्यूनतम क्या है, न्यूनतम से 60 प्लस वाले कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और 10 की वृद्धि के साथ 60 प्लस की कुल जनसंख्या 2011 में 10.39 करोड़ होगा। बस 2011 की जनगणना आयु समूह में जनगणना की प्रतिशतता नीचे दी गई है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट बन रहे हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिए। नगरीय प्रकार के जो होते हैं, नगर के जो प्रकार होते हैं, अधिवास प्रकार होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कहीं एक बार स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और इन सब एग्ज़ाम में और PCS अपर PCS एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों को हम क्या कहते हैं, किस में डिनोट करते हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कस्बा जहाँ जनसंख्या 500 से 1000 है, इससे अधिक हो उसको कस्बा बोलते हैं। नगर 1 लाख से अधिक आबादी जहाँ रहती है नगर कहलाते हैं। महानगर मेट्रोपॉलिटन या मेट्रोपोलिस ये क्या है, 10 लाख से अधिक होती है। ये देखिए ये पूछा गया था, महानगर के बारे में ही पूछा गया था, 10 लाख से अधिक वाले। इसको मिलियन प्लस नगरीय संकुलन नगर की संज्ञा दी गई है 2011 की जनगणना में। और मैग्लोपोलिस किसे बोलते हैं, इसका प्रयोग जीन गाटम ने सर्वप्रथम किया था। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मैग्लोपोलिस भी बोला जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 50 लाख शहर जो है हमारे 50 लाख ही शहर हैं 9 हैं, और 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख ही शहर 7 हो गए। सन्न नगर किसे कहते हैं,
सन्न नगर का मतलब है दो जो अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे दो नगर, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्न नगर कहलाते हैं। सन्न नगर के बारे में आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट आते हैं, अमलैंड क्या है। नगर अपने आसपास कुछ क्षेत्रों की सेवा करता है, बदले में उस क्षेत्र की सेवाएं प्राप्त करता है, वो अमलैंड कहलाते हैं। जितने ग्रामीण क्षेत्रों का नगर से प्रभाव संबंध होता है, उतने क्षेत्र नगर को अमलैंड कहते हैं। अमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आंद्रे एलिक्स द्वारा 1914 में दिया गया। अब क्या अर्बन एरियाज क्या है, नगरीय क्षेत्र क्या है। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सभी संस्थान एवं स्थानों को सम्मिलित किया जाता है या गया है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी कहलाते हैं। उक्त नगरीय क्षेत्र तभी माने जाएंगे जब निम्न 3 विशिष्टताओं की अर्हता पूरी करेंगे। वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों की न्यूनतम संख्या 75%, गैर कृषि कार्यों में नियोजन हो, ठीक है। उक्त स्थानों का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे नगर बस्तियों को जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है, शहर या सिटी कहलाएंगे, ठीक है। भारतीय नगरों की जनसंख्या का 6 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो प्रथम वर्ग में 1 लाख से उससे अधिक जनसंख्या वाले, ठीक है। द्वितीय में 50,000 से 99,000, तृतीय में 20,000 से 49,000, चतुर्थ में 10,000 से 19,999, पंचम में 5,000, एक कम 10,000 करीब माना जा रहा है, 9,999, और षष्ठम में 5,000 से कम की जनसंख्या। तो ये मोटा मोटा हिसाब हो गया, ये क्लियर हो जाएगा हमको लगता है आपको, इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड पे आके हम लोग देखते हैं भारत की जनगणना के बारे में। अब भारत की जनगणना के बारे में हम लोग इसको एक अलग वीडियो में स्थापित करते हैं, बताते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में ही बताना बेटर रहेगा, और कंबाइन करके भी दिया जा सकता है आपको वीडियो, लेकिन दिक्कत ये है कि आप इसको रटेंगे या पढ़ते पढ़ते क्या होता है, लॉन्ग वीडियो को आप भूल जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना के आपको देते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग फिर से आप आइएगा, तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।